Last time we met, we talked about the very important aspect of culture, that was the cognitive aspect, and you can understand कि उसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना ये आगे के सेशंस उतने ज़्यादा समझ नहीं आएंगे, बिकॉज दो एस्पेक्ट्स हैं और जिनको हमें कवर करना है. तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट के बारे में हमने बात की थी. इसका एक और एस्पेक्ट जो है, एक और कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो कल्चर का है, वो परसेप्शन के साथ डील करता है. अब ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको भी नहीं समझते. डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ परसीविंग. आप बोलेंगे परसेप्शन में क्या चेंज होगा, सबकी आंखें वैसी है, रॉड्स एंड कोन सबकी आंखों में वैसी है, एक रेटिना है, फिर ऑप्टिकल नर्व्स हैं, और बाहर लाइट भी, सूरज भी, रोशनी भी सब सेम है, बट वी परसीव कल्चरली. इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, दैट इज़ नॉट व्यूड पॉजिटिवली, दिस इज डिसलाइक्ड, इच्छन कारण. So that kind of perception we are talking about. And once we perceive, how we categorize. Now sometimes I'm asked questions related to gender. Without getting into gender ideologies, you would have often heard me saying that why does that category of thought have to be applied on it? आपने मेरे मुंह से सुना होगा, at least some of you, कि ये वाला category of thought इस पे अप्लाई ही क्यों करना है. ये कैटेगरी ऑफ थॉट इंसिनुएटिंग कि ये नेसेसरी नहीं है कि ये थॉट इस पे लगाया जाए. और फिर अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, फर्दर आर्ग्यू किया जा सकता है कि ये कैटेगरी ऑफ थॉट हमारे यहाँ का है ही नहीं. वी डोंट थिंक लाइक दिस, यू आर स्पीकिंग जिब्रिश, ये पुश्तो है, ये कश्मीरी है ही नहीं. ये वैसी बात है, हम इसके सही गलत में नहीं जा रहे हैं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कैटेगरीज ऑफ थॉट क्या होता है. So how do we categorize sensory information? हम कैसे चीज़ों को देखेंगे, हम किन चीज़ों को फ्रूट बोलेंगे, किन चीज़ों को वेजिटेबल बोलेंगे, हम किन चीज़ों, साइंटिफिक भी अपना होगा चीज़ों को देखने का, हमारा अपना तरीका होगा. जैसे ख्योन एक वर्ड है हमारे यहाँ, तो हम what do we consider food? So we apply the category of food on certain things. We don't apply it on pork. ठीक, तो a question like this कि did you check the pork in fridge? How was it tasting? This question is meaningless in our culture. Why? Because category of food इस पे apply ही नहीं होती. But elsewhere it does. Food की category में बहुत सारी चीज़ें आती है, so category of food is applied on a lot of things. So that's what we mean by category. Similarly, spatial relationships, color, etc. इन चीज़ों पे भी, in fact colors भी कौन से होंगे वो भी cognitive aspect है culture का. और how do cultures describe colors, or the different ways of categorizing them based on cultural significance. जैसे for example the Chinese, I don't know have they already done it, but they were definitely talking about जो ट्रैफिक लाइट का रेड सिग्नल होता है ना, उसको बदलने का. they wanted to do with some other color. Why would they want to do that? Because why is there red to start with? ट्रैफिक को रोकने के लिए रेड क्यों है, स्टॉप साइन रेड क्यों होती है, डेंजर साइन रेड क्यों है. अब उसका साइंटिफिक रीज़न तो है विच हैज़ टू डू विद वेव लेंथ्स, बट उसका एक रीज़न वेस्ट में है. वहाँ पे रेड कलर का परसेप्शन सिर्फ इतना नहीं है कि ये पर्टिकुलर वेवलेंथ मेरी आंखों में दाखिल होगी. रेड वहाँ पे इज़ अ साइन ऑफ दिस डेंजर. बट इन चाइनीज़ कल्चर ये बड़ा पायस कलर है. जैसे ग्रीन मुस्लिम्स के यहाँ, सैफरन हिंदूज़ के यहाँ, वाइट क्रिश्चियंस के यहाँ. So that's why when they have red color traffic signal, people are like okay, let's go ahead. अच्छा, इसलिए आपने रेड कलर का उनका आर्किटेक्चर देखा होगा, रेड कलर्ड आर्किटेक्चर. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है रेड कलर का आर्किटेक्चर. द अर्लीस्ट चाइनीज मॉस्क उस पे रेड कलर्ड है वो.
तो Umar Farooq Abdullah argues, and there is evidence for that as well, that was indigenous Chinese construction, that mosque. China and Islam was invited, so they called Muslims over कि यहाँ आकर बसो. So that's a topic for other day, and an interesting one. So ये सारी चीज़ें and finally problem solving, ये भी एक cognitive aspect है. चीज़ों के साथ डील कैसे करना है, ये छुना आसान कैसे वानुन. ये अपने पापा से शेयर कर सकते हैं लेकिन मम्मा से नहीं, ये भाई से शेयर कर सकते हैं लेकिन सिस्टर से नहीं, ये सिस्टर से शेयर कर सकते हैं लेकिन बेटे से नहीं. तो ऐसे होता है. सो दीज आर ऑल्सो बेस्ड अपॉन कल्चर, और ये भी उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट है. इसको भी मिसाल से समझ सकते हैं. जो कल्चर्स इंडिविजुअलिज्म पे एम्फेसाइज करेंगे वो पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एम्फेसाइज करेंगे. वो बच्चे को 12वीं के बाद बोलेंगे बच्चा नेर सा चलो बनाओ अपना घर खुद. आर यू स्टिल लिविंग विद योर मॉम एंड डैड? द पीपल वुड लाफ एट दैट पर्सन. यू डोंट लिव विद योर मॉम एंड डैड. बट इन आवर सोसाइटीज वी लिव विद मॉम एंड डैड forever. Why? Because यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है ग्रुप कोलैबोरेशन पे ध्यान दिया जाता है. यहाँ पे प्रॉब्लम को शेयर करने को बोला जाता है. सो यहाँ पे एवरीवन टेक्स ओवर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड कलेक्टिव एफर्ट से उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है. एंड एक और एस्पेक्ट भी होगा, जहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होगी वहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होगी. हमारे कल्चर्स में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है. इनके बड़े रिपरकशंस होंगे अगर ये चीज़ें समझ आ जाएंगी. अगर इनको हम बेस बनाएं पॉलिटिकल फिलॉसफी का, राइट्स के कॉन्सेप्ट्स का, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी. सो समिंग अप व्हाट वी डिस्कस्ड, वी कैन सेफली कंक्लूड कि कॉग्निटिव डायमेंशन जो कल्चर का है ये बड़ा सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है in shaping how we within our cultural perspective understand, interact with the world around us. And we realized through this discussion, the previous session, that it's closely related to language, perception, memory, problem solving, identity, communication, all of these things. But that was what we discussed in the previous session. Then we talked about the normative aspect of culture, that what makes you normal. तो normative dimensions में क्या क्या आएगा? Folk ways, mores, customs, conventions, laws. ये values होते हैं या rules होते हैं जो behavior को guide करते हैं in different contexts. हम more often than not social norms को follow करते हैं because we are used to doing it. हम चीज़ों को वैसे ही करते हैं as we are used to. And why are we like that? We talked about socialization, if you people remember. Socialization जब कवर करेंगे तब उसको बड़ा डिटेल में देखेंगे. तो we learn to follow these social norms because of our socialization. And there is in that a very interesting thing you can take home. And before we discuss it यहाँ पे in upcoming sessions आप इसके बारे में घर पे सोचेगा कि if our behavior is dictated by socialization, इसको ध्यान से और संजीदगी से सुनिएगा और समझिएगा. अगर हमारा आगे फ्यूचर का जो बिहेवियर है वो हमारे सोशलाइजेशन पे डिपेंडेंट है, तो would not socialization then limit our freedom in future? What do you think? तो इसके बारे में आप सोचिएगा कि इंडिविजुअल फ्रीडम का क्या होगा सोशलाइजेशन की वजह से. एंड दिस ऑल्सो लाइज एट द कोर ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिक्स. कि बच्चों को किस हद तक इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, पेरेंट्स को किस हद तक इजाज़त देनी चाहिए इन्फ्लुएंस करने की. तो आप इसके बारे में सोचिएगा कि इस पे बैलेंस कैसे किया जाए और क्या ये इफ़ेक्ट करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को. तो आपकी पसंद नापसंद ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक डिटरमिन हो जाती है बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन. सो ऑल सोशल नॉर्म्स आर accompanied by something which makes us follow them.
These are called sanctions. Sanctions promote conformity. So there would be punishments, etc. or some kind of जो चीज़ें आपको अवॉइड कराएंगी किसी पर्टिकुलर बिहेवियर में इंडल्ज करने से. नॉर्म्स इम्प्लिसिट होते हैं, लॉज एक्सप्लिसिट होते हैं. लॉज क्लियरली बयान किए गए होते हैं, नॉर्म्स क्लियरली कहीं पे लिखे कोडिफाइड नहीं होते हैं. पायर बोर्डू फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट है, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो, फ्रेंच में नहीं हूँ. So he has reminded us that when we try to understand another culture's norms, we must remember that there are certain implicit understandings. Now this is very important to understand. Why did we have to quote this person here? हमको ये बात ही क्यों करनी पड़ी? ये इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये कह रहे हैं, एंड हम अज्यूम कर रहे हैं इस वक्त कि वो सही है. तो ये कह रहे हैं जब हम कोई एक्ट देखते हैं, कोई नॉर्म देखते हैं किसी कल्चर की, हम उसको जज कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि उस एक्ट के पीछे की जो इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, वो हमसे छुपा हुआ होता है. इंटरेस्टिंग. तो कुछ इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग्स होती है हर एक एक्ट में. मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि सर्टन सेंटेंसेस अरेबिक में जो मूड होता है, मूड अगर आपको पता हो, पढ़ा होगा ग्रामर में, इंग्लिश में, तो मूड बताता है जैसे ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है. अब अरेबिक में ऐसा नहीं है, मतलब उसमें भी मूड्स हैं बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर. फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट्स टू से ब्रिंग मी अ कप ऑफ वाटर, तो इन अरेबिक द वे दे वुड से इट, there wouldn't be inside it please or an order. So how does the person know whether it's please, a request, or an order? There is an implicit understanding in Arabs. If it's the elder asking the younger, it's an order. And if it's a younger asking an elder, then it's a request. तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि हम किसी कल्चर में जो चीज़ को सुपरफिशियली देख भी ले कि ये ऐसा करते हैं, उसके बावजूद ज़रूरी नहीं कि हमें पता हो कि वो क्या कह रहे हैं एक्चुअली. इसका फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट भी दिया जा सकता है, प्योर फलसफे से इसका आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है. फॉरगेट सोशियोलॉजी फॉर अ मिनट. से फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज़ वेरी क्लियर इन विटगेनस्टाइन. सपोज यू गो इनटू अ फॉरेस्ट or some other land, a city, whatever, wherever you go, these people, you don't understand their language, they don't understand your language, there is no way you can communicate with each other. Now whenever a rabbit comes, they say rabbit. ठीक, आपके यहाँ उसके लिए वर्ड है खरगोश. Whenever the rabbit comes, they say rabbit. So you begin to learn that this animal is called rabbit. So when a rabbit comes, you also start shouting rabbit. See? But maybe their cognitive understanding of the word rabbit is not what you thought. They are not referring to the rabbit. They are saying bad omen is going to come. That's what they were saying. So superficial understanding of culture, even your own. Why your own? Why would this apply to your own culture as well? अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो it should not apply to your own culture, because in your own culture you have those categories of thought. But then we can still say this applies to your own culture as well. Why? Because of lack of education. Masses में culturally unaware people. There is lot of क्या बोले उसको, बड़ा conflicting ideas बच्चे एनकाउंटर करते हैं, और जिसमें कल्चरल नॉर्म्स का तो इल्म बिल्कुल ही नहीं होता है. दे स्टडी प्योरली वेस्टर्न एजुकेशन. तो वही कैटेगरीज ऑफ थॉट होते हैं जिनको वो लेकर घर आते हैं और अप्लाई करते हैं फिर यहाँ की नॉर्म्स पे. तो उन नॉर्म्स को फिर वो जज करते हैं, वो कैटेगरीज ऑफ थॉट डालते हैं उन पे, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग ये जो अंडरलाइंग क्या था. सो रैबिट से आप उनसे कह रहे हैं कि रैबिट से डरने की ज़रूरत है नहीं, यू वांट टू टीच देम रैबिट तो बिल्कुल ही डाव है, इससे क्या डरना. लेकिन वो डर इसलिए रहे बिकॉज रैबिट फॉर देम इज अ बैड ओमेन. दैट्स व्हाई दे रन. खैर, सो
देयर आर मेनी सच इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग्स, जैसे तोहफा देना, गिफ्ट देना। बहुत सारे कम अक्ल लोग आपने देखा होगा बड़े इजीली ट्विटर पे तो मैंने 10 बार ये ट्वीट देखा है आज तक, और मैंने ऐसे लोगों को भी बात करते देखा है, कश्मीरीज डू नॉट हैव ग्रेटिट्यूड का सेंस, कश्मीरीज कैन नॉट इवन से थैंक यू, और फिर वो फर्दर आर्ग्यू करते देयर इजंट अ वर्ड इन कश्मीरी फॉर थैंक यू। सच इज सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों का। खैर, बट वेयर डज दिस कम फ्रॉम सच सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर? इट कम्स फ्रॉम हियर, ये यहीं से आता है कि यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग्स क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हेल्प ए कश्मीरी, व्हाट डज ए कश्मीरी से, क्या कहता है वो? देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड, वन ऑफ देम इज कि अल्लाह ताला दीतने ज़ात खुद ज़ात, ये सुना होगा आपने, अल्लाह ताला बड़े इतने इज़्ज़त, सुना होगा आपने। सो देयर इज एन इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज ग्रेटिट्यूड, ये थैंक यू वर्ड्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस वर्ड का कॉग्निटिव एस्पेक्ट यही है जो वहाँ थैंक यू का है, लेकिन यहाँ वर्ड्स में शुक्र अल्लाह का अदा किया जा रहा है और आपके लिए दुआ की जा रही है कि मे गॉड गिव यू मोर एंड मोर। Now, if in say for example, I'm not sure because I haven't been to West, but I think the example would make it clear. So if we go to say Canada and someone gives us something and we say may God give you more and more, they will be like, he did not even thank us, he was so ungrateful. But in Kashmir, if someone says this, now not even that, you don't even need to say it. There are certain other cultures where you don't need to say thank you even. In such cultures, you place hand on the person's head. So यहाँ पे तो थैंक यू बोला भी नहीं गया, बट जो थैंक यू की कॉग्निटिव, जब उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसने थैंक यू बोला, आप उसको अंदर से ट्रांसलेट करते हैं इन ग्रैटिट्यूड, तो वो उसी से हो जाता है। या हाथ जोड़ना, किसी के सामने हाथ जोड़ना, या सीने पे हाथ रखना इन सर्टन कल्चर्स। आई हैव सीन लॉट ऑफ पाकिस्तानीज डू इट. They put their hand on their chest. The Pathans do it. They put their hand on chest. So they are not saying thank you. Maybe उनकी लैंग्वेज में भी वर्ड ना हो. I don't know. I don't speak Pashto. तो हो सकता है उनकी लैंग्वेज में कोई वर्ड ना हो थैंक यू का. So does that mean that they do not have any gratitude? ये बड़ी सुपरफिशियल एनालिसिस होती है. एंड जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? Take another example. When you gift someone something, what does he have to do with the gift? इन कश्मीरी कल्चर्स, पहले तो हमारे यहाँ गिफ्टिंग का वो कस्टम तो था नहीं, ये तो आर्चीज़ और मोबाइल फ़ोन्स की वजह से अब तोहफे वगैरह हम देने लगे हैं वैसे, खैर, बट हिंदुस्तान में था ऐसा कल्चर, बड़े शहरों में था. सो यू यूज़ टू गिव समवन अ गिफ्ट एंड दे वुड टेक इट होम एंड देन दे वुड ओपन इट एंड देन दे वुड थैंक यू someday maybe. But in the West, it's the other way around. When you gift someone, he has to open it then and there. Why? Because if you do not open it and you take it home, the implicit understanding is that you did not like it. You were offensive. So, and then there is also an implicit understanding. When should you return the gift? इसमें भी बड़ी implicit understandings होती हैं. So if you return gift too quickly, that would also mean something. You were trying to get rid of a debt. It's not a friendly gesture. But how do we know that? Maybe you were just trying to give a gift because norms इन चीज़ को सेट करती है. तो यहाँ पे भी आपको वो दिखेगा पिछले सेशन में जब हमने बात की थी कि कल्चर आपको नेविगेट करने में मदद करता है. जैसे एक मैप होता है ना जो आपको नेविगेट करने में मदद करता है, टेक राइट, टेक लेफ्ट, सीधे जाओ, मूव 500 मीटर्स, your destination is on the right. So culture does that in life कि यहाँ पे ऐसे करना है, गिफ्ट ऐसे देना होता है. And people who are cultured, they are able to navigate the best. जो uncultured होते हैं, they face these troubles. तो these are a few things about norms. So we use these big terms, folkways, modes, customs, conventions, laws. What are these things? ये होती क्या है? ये सुने हैं कभी आपने? टैबू सुना होगा फॉर एग्जाम्पल. टैबू यू वुड बी नोइंग.
हाँ, तो think back to your first experiences in school, and you would definitely be able to point out certain folk ways and modes that were there. या फिर आपकी अर्ली लाइफ भी ऐसे ही. फोक वेज हम उन बिहेवियर्स को कहते हैं दैट आर लर्न एंड शेयर्ड बाय अ सोशल ग्रुप. दैट कैन बी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, बिस्को है, तो देयर वुड बी अ बिस्को वे ऑफ डूइंग थिंग्स. वी डोंट डू इट लाइक दिस. जैसे वकांडा फॉर एवर, दैट्स अ फोक वे ऑफ वकांडन्स. सो वो चेस्ट को टैप करना 2-3 बार, दैट्स देयर फोक वे. It has meaning within their culture. So folkways would be behaviors that are learned and shared by a social group, और इसी को हम custom कहते हैं. लेकिन इनमें और laws etc. में फ़र्क क्या होती है, ये morally significant नहीं होते, but they are important. और इस पे आपकी social acceptance या reject होना बहुत depend करेगा किसी भी society में. Lot of people find it difficult to navigate in society. कोई मुझे प्यार नहीं करता. ठीक, अपने तौर तरीके देख लो एक बार, तुम प्यार करने लायक हो. ठीक, तो खैर, so folk ways are those things. So each group can develop their own different customs, then subgroups would have their own custom. जैसे फॉर एग्जांपल डाउनटाउन में कुछ लोग होंगे, एक सब ग्रुप होगा उनका, फिर उसमें एक सब ग्रुप होगा जिनके गले में एक वो चेन होगी, एयर्स पियर्स्ड होंगे, लूज पैंट्स होंगे, शाइनी टी शर्ट होगी. और जब उनका फिर कोई ब्रो आएगा, दूर से दिखेगा और ब्रो इज़ कमिंग, तो वो दे वुड रेज देयर शोल्डर्स एंड ये वेव देयर हैंड एंड दे वुड बी लाइक, ए भाई ये. सो व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन? व्हाट इज़ ही सेइंग व्हेन ही इज सेइंग ए भाई ये? You don't talk like this at home, because this language makes no sense in the context of home. This is the folk way of that social group, that subgroup. वो ऐसे बात करते हैं, ये वो बिलिया हो तो ये एक जगह चलेगा, ये दूसरी जगह नहीं चलेगी. क्लासरूम के फोक वेज में अगर कोई ऐसा करेगा बिलाल सर के साथ, बिलाल सर क्लास में पढ़ा रहे, चाहे फिर उनका कलीग ही क्यों ना हो और वो उसी सब ग्रुप का क्यों ना हो, डाउनटाउन में जहाँ पे वो एक दूसरे को बिलिया ही बोलते हैं, तो क्लासरूम में प्रोफेसर बिलाल साहब पढ़ा रहे हैं तो उनका फ्रेंड आ गया, कह रहे हैं वो बिलिया. यू अंडरस्टैंड. सो फोक वेज क्या करते हैं, ये नेविगेशन में मदद करते हैं आपको, और सोशल एक्सेप्टेंस. अब अगर कोई फ्रेंड आपका ऐसा है जो ये कर सकता है, वो बिलिया बोल सकता है आपको यूनिवर्सिटी में भी, सो व्हाट यू वुड ट्राई टू अवॉइड हिम इन द यूनिवर्सिटी. तो आप देखिए सोशल एक्सेप्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है इससे. So each group would develop their own different customs, but there can be customs which are embraced by larger groups, then even larger groups, और यही फिर हमारी कम्युनिटीज़ को डेवलप करती है. जैसे ये हमने सब ग्रुप एक बोला, पिंड पे जो बात करता है, ठीक, फिर एक और सब ग्रुप हुआ डाउन, फिर और एक सब ग्रुप हुआ से शाहरुख, फिर एक सब ग्रुप हुआ गामू में भी होगा फिर अपना, फिर हो गए कस्बे के लोग, फिर हो गए कश्मीर के लोग, फिर हो गए जम्मू कश्मीर के लोग, फिर हो गए पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग, फिर हो गए हिंदुस्तान के लोग, फिर हो गए पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोग. सो ऐसे यू बिलोंग टू लॉट ऑफ डिफरेंट सब कल्चर्स, एंड दोज कल्चर्स they have their own folk ways and dealing with things. So imagine sitting in a classroom and there is one of your friends is hungry. तो अब देखिए फोक वेज कैसे डिफरेंट हो सकते हैं. इफ़ यू आर हंग्री इन अ क्लासरूम इन से इंडिया फॉर एग्जाम्पल, it would be against the folk ways that you have food in the classroom. But it would be perfectly fine to have food in, say, if you are in the Harvard University or in the Oxford University in the West. तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे जॉर्डन पीटरसन का अगर लेक्चर आप कोई देखें या कोई भी और लाइव क्लास, तो आप देखेंगे बच्चों के टेबल पे उनके लैपटॉप के बगल में एक कॉफ़ी कप भी होगा. लेकिन अगर यहाँ पे कश्मीर में चिविंगम भी चबा रहे, मुंह से निकाल देगा टीचर. तो आप कह रहे हैं कि हमारे टीचर्स ये नहीं है, आवर टीचर्स आर कॉन्जर्वेटिव. देखो वो जॉर्डन पीटरसन कितने लिबरल है. कोई लिबरल नहीं है. वो वहाँ के फोक वेज फॉलो कर रहे हैं, हम हमारे फोक वेज फॉलो कर रहे हैं.
तो नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, वहाँ के फोक वेज में जब आप खा रहे हैं एंड देन यू क्रिएट दैट साउंड फ्रॉम योर माउथ, it would be obnoxious to do that. हमारे यहाँ भी है ये. So you don't create noise while you are eating. चिविंग की आवाज़ नहीं आनी चाहिए. और say for example burping या छींक आ जाए, छींक को आप you have to follow it with a sorry, otherwise you are being rude. अब कश्मीर में आपको सॉरी नहीं बोलना पड़ता छींक के बाद, नहीं बोलना पड़ता. In fact in Kashmir you have to say alhamdulillah after it, and then the other person responds. So these are folk ways. folk ways से strict होते हैं मोर्स. folk ways में आप देख रहे होंगे कि इसमें उतने ज़्यादा moral ethical considerations नहीं है. मोर्स में थोड़े से morality वाले सवाल भी उठ जाते हैं. So mores are norms related to morality. That means relating to what is right and wrong in the society. So if you would break a more, that would be considered much more offensive than breaking a folk way. So burping all of a sudden would not be considered good, but उसके right and wrong वाले repercussions बड़े कम हैं. तो sometimes the violation of a more can even be illegal. बट देन वो लॉ के दायरे में आ जाएगा. यूजुअली मोर्स आर नॉट इलीगल बट दे आर कंसिडर हाईली ऑफेंसिव. तो अगर मोर रिटन डाउन होगा तो लॉ बन जाएगा. अगर रिटन डाउन नहीं होगा देन इट इज़ कंसिडर्ड मॉरली रॉन्ग. से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू अटेंड ए फ्यूनरल ऑफ योर फैमिली मेम्बर and you are wearing say bright pink clothes, or in the west there's a person जो shorts में गया and bare chested and with headphones in his ears, walkman लगा के जो उसके shorts के साथ tucked है, तो वो funeral पे आया है. तो most people are encouraged to wear black there out of respect. तो इस केस में दिस वुड बी अ मोर, क्योंकि इसको हाईली ऑफेंसिव माना जाएगा वहाँ पे. तो बोथ ऑफ दीज मोर्स एंड फोक वेज, हाउ आर दे टॉट, हाउ आर दे लर्न थ्रू सोशलाइजेशन. और ये कैसे होगी? थ्रू फ्रेंड्स, फैमिली, योर पेयर ग्रुप्स, स्कूल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. टैबू इसी का हायर लेवल है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन देगा लोगों का. पीपल वुड बी सो अपसेट दैट यू माइट गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप. से फॉर एग्जाम्पल आपका जो सब ग्रुप है ये हेट्रोसेक्सुअलिटी को मानता है, होमोसेक्सुअलिटी को नहीं मानता, एंड यू आर इंडल्जिंग इन ए होमोसेक्सुअल एक्ट. सो यू वुड सी कि यू आर थ्रोन आउट ऑफ द सोशल ग्रुप. कास्ट, इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज, तो ये तमाम चीज़ें यू वुड सी कि दीज आर टैबू थिंग्स, इनको टैबू बोलते हैं. सो दे आर मच मोर स्ट्रिक्ट एज कम्पेयर टू मोर, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है. Then there would be customs. Customs are like holiday traditions, जैसे decorating the Christmas tree, ईद की कुर्बानी, सेवैयाँ बनाते हैं. कश्मीर में तो नहीं बनाते, लेकिन हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में ईद उल फित्र पे सेवैयाँ बनाते हैं. So these would be customs. Then there are conventions. These are unwritten rules. Laws are explicit rules. They govern a wide range of behavior. और इनको तोड़ना would involve the state and criminal offenses. तो ये चीज़ होगी. तो लॉ को थोड़ा सा समझते हैं. व्हाट्स अ लॉ? लॉ इज़ अ फॉर्मल सैंक्शन जिसको गवर्नमेंट डिफाइन करती है एज अ रूल और ए प्रिंसिपल विच द सिटीजन्स ऑफ दैट स्टेट शुड फॉलो, मस्ट फॉलो. ये बड़े एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होते हैं एंड दे आर एप्लीकेबल टू द होल सोसाइटी. कोई भी वायलेशन ऑफ लॉ अट्रैक्ट्स पेनल्टी एंड पनिशमेंट. तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फोक वेज, मोर्स और कस्टम्स से. सपोज फॉर एग्जांपल आपके घर में बच्चों को अलाउड नहीं है सनसेट के बाद बाहर रहना. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ नॉर्म. इट इज़ स्पेसिफिक टू योर फैमिली. इट मे नॉट बी एप्लीकेबल टू अदर फैमिलीज. हाउएवर, और ये किसी और का बच्चा बाहर है, आप उसको नहीं पीट सकते
या उसका कान नहीं खींच सकते कि आ जाओ घर, क्योंकि ये आपके घर का नाम है, किसी और के घर का नाम नहीं है। लेकिन अगर किसी और का भी बच्चा, आपका भी बच्चा, या कोई भी इज कॉट स्टीलिंग अ गोल्ड नेकलेस, तो उसमें नहीं चलेगा कि नहीं हमारे घर की तो नॉर्म नहीं है। यू हैव वायलेटेड इन दिस केस ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड फॉर दैट यू वुड अट्रैक्ट पनिशमेंट, विच मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज जेल सेंटेंस। सो लॉज डिराइव फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, बट देयर आर अदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये भी मेरे घर का लॉ है, सो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट कॉल देम लॉज. So different schools might establish different norms for their students, but law would apply to everyone within the state. Norms status के साथ vary करते हैं, laws नहीं करेंगे vary. तो ये तमाम चीज़ें होती हैं. So and it's often found that जो discrimination की बात करते हैं ना हम अक्सर, so वो norms की बात कर रहे होते हैं most of the time, and then उस discrimination को हटाने के लिए law is enacted. तो ऐसे वर्क करता है discrimination को हटाने के लिए law. तो इसको एक मिसाल से समझ सकते हैं. हिंदुओं के यहाँ एक norm थी that would not allow a particular section of society from drinking water from the same vessel or the same source as that particular group was. या ये norm है, ठीक, ये law नहीं है, norm है. तो इस नॉर्म को चैलेंज करने के लिए लॉ बनाए गए, जैसे आई थिंक आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो विच प्रोहिबिट्स सच डिस्क्रिमिनेशन. देन देयर आर मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर. मटेरियल एस्पेक्ट्स, व्हाट आर दीज आर टूल्स, टेक्नोलॉजीज, मशीन्स, बिल्डिंग्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दीज जो टेंजिबल हो, जो देख सके, सुन सके हम, ये सारी चीज़ें. जैसे मोबाइल फ़ोन, ये मटेरियल एस्पेक्ट है हमारे कल्चर का. म्यूज़िक सिस्टम, गाड़ियाँ, बसेस, ATM मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, कंप्यूटर, कपड़े, ये तमाम मटेरियल एस्पेक्ट है. तो मतलब पंप है फॉर एग्जांपल, जग है, मग है, ये तमाम चीज़ें. तो और हमने क्या बोला कि विदाउट द नॉलेज ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज नॉर्म्स, दीज मटीरियल एस्पेक्ट्स वुड बी मीनिंगलेस. इनकी कोई मीनिंग ही नहीं रहती है. टू एन आउटसाइडर द एक्ट ऑफ बोइंग इन जापानीज कल्चर इज मीनिंगलेस. ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बिल्ला. ठीक. So and you would find it to be without any depth, without any meaning, useless and absurd. But when you understand the cognitive aspect of bowing, that it reveals some important aspect of Japanese culture. ये उनके कल्चरल वैल्यूज़ और सोशल हायरार्कीज एंड कम्युनिकेशंस, उन चीज़ों को दिखाता है कि किस हद तक आप झुक रहे हैं किसके सामने, वो दिखाता है एक सोशल हायरार्की उनके यहाँ. तो जैसे बोइंग इज ए जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी इन जापानीज कल्चर. तो आप कह रहे ये क्या कर रहा है, ये द डेप्थ, द ड्यूरेशन, द एंगल ऑफ बो, ये सारे कन्वे करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेस्पेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, ये कहाँ पे हो रहा है. अब देखिए ये बड़ा आसान है समझना. बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमानों के चौखट चूमने को सजदा कहते हैं. वो क्यों मसला हो रहा है, वो यही हो रहा है जब कॉग्निटिव एस्पेक्ट चीज़ का देखा ही नहीं. नो मुस्लिम डज सजदा टू एनी श्राइन, खलास, इस पे कोई बहस ही नहीं है कि मस्जिद कहीं और बन नहीं सकती, सर सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुक सकता है, ये क्लियर है. तो वो क्या कर रहे होते हैं, इसको मिसाल से समझ सकते हैं. मैं इसके रिलीजियस एस्पेक्ट में नहीं जा रहा, जायज़ है नाजायज़ है उसके लिए यू सीक फतवा फ्रॉम समवेयर. मैं इस यहाँ पे सोशोलॉजी कर रहा हूँ to make you understand कि why a person who has to pass on even the juristic judgment has to know it. So take for example, आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और I'm writing something, I drop my pen और मैं नीचे झुक गया वो उठाने के लिए.
वुड एनीवन विद सेम माइंड से कि मैंने आपके सामने सजदा किया? वुड एनीवन विद थोड़ा सा भी दिमाग से दैट? बट हाउ डू यू डिस्क्राइब द difference between the sajda we do to God and this? There is absolutely no way. You might say कि देखो आपने सर तो ज़मीन पे नहीं रखा, अब मान लीजिए वो पेन थोड़ा सा कोई गैप में चला गया तो ज़मीन पे रखना पड़ा, सर भी, हाथ भी मेरे ज़मीन पे थे, ठीक, my knees were also touching the ground. But no sane person विद जिसकी लास्ट 2 ब्रेन सेल्स भी बची होंगी वो भी नहीं कहेगा कि सजदा हुआ है। क्यों नहीं कहेगा? किस बलबूते पे नहीं कहेगा? तो why wouldn't you? So the difference between the two you would say is the cognitive aspect, कि आप सजदे की नियत में नहीं थे और आप सजदा नहीं कर रहे थे, आप पेन उठा रहे थे। Same is there the other thing that's happening. इसलिए उसको सजदा नहीं कह सकते। सजदे के लिए 2 चीज़ें होना ज़रूरी है, एक फिजिकल एक्ट ऑफ सजदा एंड द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ बीइंग इन अ सजदा, अदरवाइज वो सजदा है ही नहीं। अब इसको एक्सटेंड किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन मैं आपके तमाम मजहबी लड़ाइयाँ आज ही नहीं ख़त्म करूँगा, कल से नहीं तो बेरोज़गार हो जाएंगे बहुत सारे लोग। तो लेट्स कीप बाकी सारी चीज़ें जिन पे हम लड़ सकते हैं कल के लिए, ये वाला एक सॉर्ट आउट हो गया थोड़ा बहुत। फॉर नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट जापानीज, द जापानीज बोइंग। सो द एंगल ऑफ बोइंग, द ड्यूरेशन ऑफ बोइंग, द डेप्थ ऑफ बोइंग, all of these mean something, and they tell us a lot of things about their culture. तो उनके कल्चर में उसकी मीनिंग होती है। तो नॉलेज ऑफ द कॉग्निटिव एस्पेक्ट हेल्प्स अस रिकग्नाइज कि ये चीज़ जो हुई ये एक महज सुपरफिशियल एक्शन नहीं है, बट इट्स एन एक्शन ऑफ द डीप रूटेड कल्चरल वैल्यू। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखें, टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव इन मिस्टिसिज्म एट्सेट्रा। तो से फॉर एग्जाम्पल द वेदांत स्कूल, lot of people you would see and I'm not talking about the scholars here, मैं average Twitter level का discussion उसकी बात कर रहा हूँ। So they would say कि Muslims do not have any spirituality, इनके यहाँ कोई spirituality का concept ही नहीं है। Why would they say so? Because every act of prayer in Muslims is a physical act. So they would say that the act of meditation, dhyan, is internal, but all of your acts are external. Now what is being missed here? The cognitive aspect of the thing is being missed here. ऐसे discussions में. Similarly, in Japanese culture, bowing का जो example हमने देखा, तो it's a form of non-verbal communication. It is expressing a particular feeling, maybe greetings, apologies, gratitude, acknowledgement of someone's presence. ये तमाम चीज़ें एक एक्शन से हो सकती है जो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट को समझने से आप जापानीज कल्चर में क्या समझेंगे कि हाउ टू बो, व्हेन टू बो, डिपेंडिंग अपॉन द डायनामिक्स एंड द इंटरेक्शन। सो दिस नॉलेज वुड हेल्प यू इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब आप हमेशा सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्या किया कि उसकी बात मानी और मैंने क्या ऐसा किया कि मेरी बात नहीं मानी। उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव था एज कम्पेयर टू यू, और वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव क्यों था? क्योंकि उस कम्युनिकेशन में वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल क्यूज भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, आपके केस में नहीं था। और आप हमेशा ढूंढते रहेंगे कि वजह क्या हुई। सो नॉलेज ऑफ द कॉग्निटिव एस्पेक्ट, दिस एनेबल्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसी मटेरियल एस्पेक्ट का सही इस्तेमाल कॉग्निटिव एस्पेक्ट बताएगा। अब ये फिर से आपको अगर आर्ट के यहाँ चले जाएं कि द आर्टिस्ट who is not aware of why is he doing art, तो क्यों मैंने बोला था कि उनको बड़ा नापसंद करेंगे conservatives में। So by understanding the cognitive aspect, जैसे इस example में of bowing, तो seemingly trivial act becomes a meaningful cultural practice, right? So you can take example of say वाजवान और preparation of वाजवान के तो सारे पीछे ही पड़े हैं, खाएंगे सब, लेकिन ना इसको शादियों से निकाल दो, इसी ने शादी बर्बाद कर दी है।
आप लोगों की लड़ाइयों ने नहीं शादी बर्बाद कर रखी है, लेकिन वाजवान ने कर रखी है. Even in unhappy marriages, Vazwan is the only good thing happening here. So, to someone unfamiliar with Kashmiri cuisine and culture, the preparation of Vazwan, this multi-course meal, it is just an elaborate culinary practice with no meaning at all. It is only satisfying hunger. कहते हैं ना वो सलफियों का कमाल जो बताते थे एक वक्त पे, तो वो कहते हैं कि खवान खवान जो थकान इंसान अख रिश्ता ऐसा एनफ ओस, तो सो इट इज़ जस्ट टू इंडल्ज इन बेसल डिज़ायर्स. लेकिन थोड़ा सा भी अगर कोई ध्यान दे वाजवान पे, इट टीचेस सेवरल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कल्चर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कम्युनल वैल्यूज़, टुगेदरनेस. वाजवान की जो सर्विंग है वो कैसे होती है? which shows communal bonding and togetherness. You gather, the act of gathering around a communal plate, trami जिसको कहते हैं, sharing food from it. वाजवान के साथ एक एसोसिएटेड एक्ट है जो खुद बताता है कि ये तुम जैसे बेवकूफ़ के खाने के लिए नहीं है, पूरा नहीं खा सकता एक सेन इंसान पूरा वाजवान एक ही बार में. एंड देन देयर इज शाकिर, वो अलग चीज़ है, बट अदरवाइज नहीं खा सकता एक इंसान पूरा वाजवान अकेला. एंड देयर इज अ कस्टम विद इट इन कश्मीर, जहाँ पे आपको एक बैग दिया जाता है साथ. यू टेक, जिसको आप कहते हैं नाट्यन इंथा, आपके घर पे बोलते हैं मैकतरेंजा रिश्ते, मैकतरेंजा कबाब. सो शेयरिंग ऑफ फूड कम्स इनटू इट. देन यू सेंड इट टू योर हमसाया एज वेल. अगर सब के सब 5 के 5 गए थे शादी पे, फिर आप उनको कहते हैं ऐसी शादी हुई. दैट्स हाउ यू बिल्ड अ रिलेशनशिप्स विद योर नेबर्स. आपकी नेबर्स के साथ बनती नहीं है, फिर आप रोते रहते हैं, ओ वो ज़माना गया, अब नेबर्स कहाँ एक दूसरे को ध्यान देते हैं. तुमने वाजवान की मौत कर दी. तुमको तो पहले शर्म आती है एक दूसरे को कुछ भेजते हुए, क्या वाजवान भेजूंगा मैं उनको. खैर, सो इट टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ कमिंग टुगेदर, सपोर्टिंग वन अनदर, सेलिब्रेटिंग एज अ कलेक्टिव. इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ यूनिटी, सॉलिडेरिटी, फैमिलियल एंड कम्युनिटी टाइज. कहाँ देखेंगे मामू को, चाचू को, मौसा जी को, फूफा जी को एक साथ कब देखेंगे बताएं ज़रा. चचेरे कज़न को, मसेरे कज़न को कब देखेंगे? जब त्रामी पे बैठते हैं, यहाँ से बात चल रही होती है, वो कहता है वनिशे लास्ट बॉल व्यथरा बात वे, एक कम्युनल फीलिंग डेवलप होती है. मामा जी को प्यास लगी, आप छोटे हैं वहाँ पे, आप बुलाते हैं पानी दो और आप पानी देते हैं उनको. फिर दही आती है, फिर वो आता है डिफरेंट मशीनी की पसंद के मैशहू पसंद. आपके चाचा जी को कहाँ पता होगी उम्र भर के आपको क्या पसंद है? नेवर ऑन अर्थ. लेकिन जब आप 4 बार बैठोगे उनके साथ त्रामी पे और आप बोलोगे मरचांगन कौरमे के टाइम, ये मुझे बड़ा पसंद है, देन दैट शेयरिंग व्हेन योर मामा जी गिव्स यू दैट है क्या ना चुन क्यों से, यही चीज़ें रिलेशंस डेवलप करती है. आपको रिश्ता नहीं काटना है, आपको वाजवान की गर्दन काटनी है पहले. गर्दन का मांस तब भी टेस्टी होता है आपने वाजवान की गर्दन काटनी है. So it teaches us the importance of coming together as a group, supporting one another. And coming together means as if rays merging into one, and then going back in different direction, taking the food from that source in every direction. Everyone knows that there was this marriage. Distributing it with others, it shows care, spirit of sharing, participation, connection. आप रोते हैं कि हमारे यहाँ क्यों सब लोग सेल्फिश हो गए. सो इट शोज एक्सटेंडेड किनशिप के साथ रिलेशन. अब आपके कजिन्स हैं जो उनके सेकंड कजिन्स, थर्ड कजिन्स हुए, जिनको उन्होंने इनवाइट नहीं किया था, तो उनके साथ किनशिप मेंटेन कैसे होगी? ये तो असल वाजवान अस खो ना तो मगर तत अस खो ना ना गमित हम सन पफ्तर ना गमित तोत, तमो पे सोजमुत बड़ा असल वाजवान. So it shows generosity and hospitality. Spirit of generosity दिखाता है वाजवान कि you are having food and then the person who is serving it comes and serves you again, and then you are having food and he comes again, serves you again. दुनिया में सिर्फ 2 हस्तियों का ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है, एक अकबर बादशाह का और उसके बाद एक कश्मीरी का. लेकिन आपको खुद ही
इसको कहते हैं ना ये शू पान से आज तेम इसका शू लागो. So while treating you with Vazwan, you are treated with that care and love जो highest of dignitaries को मिलता है otherwise बाकी customs में. You are served in copper plates. Your glasses are of copper. इसका parallel draw करो. Who else would have had food like that? Akbar. So the elaborate multi-cuisine nature जो है इसका multi-cuisine होना, consisting of numerous dishes, one after another. What does that signify? It signifies the host's desire to provide a bountiful and memorable dining experience to guests. ये आपके अंदर generosity की अदाएं flourish कराता है. And these are good things to have. So it teaches virtue of sharing. आपकी जेब से 4 रुपए नहीं निकलते एवरेज डे पे. इस दिन पे आप लोगों को खिला रहे होते हैं. Welcoming others, nurturing relationships through acts of generosity. People who serve well Vazwan, they must be good people. They must be generous people. Then it also shows patience and skill in cooking. क्योंकि preparing Vazwan is labor intensive. और इस चीज़ को भी take home, think about it. Most of the people you would see with an X against culture, ये वो लोग होते हैं जो कामचोर होते हैं. Who want an easy way out? उनको हर चीज़ में easy way out चाहिए होता है. They are fast food वाले लोग. They love Vazwan, but labor intensive है. It's a time consuming process. It requires patience, culinary skills, intricate cooking techniques चाहिए होती है, meticulous attention to detail चाहिए होता है, balancing flavors, etc. So just by doing Vazwan, you learn the value of patience, discipline, and all of these things. And such pains, why would you take them? You would only take such pains if the guest is valued. So what does that mean? That means to show the guest that you are valued, I am doing Vazwan. That you, sir, are valued. Aako shehrishi razu. That you, sir, are being respected. You, sir, are cared for. So mere presence of Vazwan shows that the host cared a lot for the person who was coming. And then it also serves as a symbol of your cultural pride and identity. अगर आप भी मैकडी के ही बर्गर हो तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रहा? It represents a unique aspect of your cuisine. It reflects your region's history, its flavors and traditions. So by participating in the practice of Vazwan, you embrace and preserve your cultural identity. You contribute to its continuity, you contribute to its richness. And through that you contribute to the richness of Kashmiri heritage. So this is merely a superficial analysis. अगर इस पे बड़ा ध्यान दिया जाए तो God knows what all we can come up with. मैं तो इसको as I'm saying, as I'm thinking about it, I'm putting it in front of you. But if we sit down and start analyzing कि वाज़वान में होता क्या, I'm certain that there would come up things that would shock us. हमारी जो ये दुनिया है, it's a tapestry of diverse cultures. अच्छा, मैंने यहाँ पे वाज़वान की मिसाल दी. It's in no way saying that other cultures do not have their own beautiful things. Each culture is unique. उनके traditions, rituals, artistic expressions, they all have them. And yet beneath the surface lies a treasure trove. Treasure trove of underlying values जो शेप करती है इन्हीं कल्चरल प्रैक्टिसेस की एसेंसेस को. और जब हम cognitive aspects जो कल्चर के उनमें when we dig deeper, when we delve into them, when we unravel the meanings that are embedded within its norms and artistic creations, it's as if a whole new world unfolds in front of us. I have seen a lot of people getting shocked and surprised. And then we begin to appreciate the richness and the depth and the breadth of the practices we hold dear. And it is through this understanding that we truly grasp the essence of culture. इन्हीं चीज़ों से.
So from this discussion, we realize that cultural practices are not mere performances or artifacts to be observed superficially. We understand that these carry within them wisdom, values, stories of generations. And it's in understanding these underlying values that we unlock the true power and meaning of cultural practices. जब हम इसकी सरफेस से नीचे एक लेवल चले जाएंगे, when we delve beneath the surface, हम क्या अनकवर करते हैं? वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो शेप करते हैं इन प्रैक्टिसेस को. हम अनवील करते हैं एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी क्या है, उसकी हेरिटेज क्या है, उसकी एस्पिरेशंस क्या है. ये तीनों चीज़ें उसके कल्चर से पता चलती है कि वो आया कहाँ से, वो है क्या, वो जाना कहाँ चाह रहा है. एंड इट्स इन दीज अंडरलाइंग वैल्यूज दैट वी फाइंड the threads that connect generations. What makes us us? It helps us bridge the past and the present. अब हमने ये डिस्कस कर लिया ये पूरी बात, एंड दैट वी नाउ नो के जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है, जो मटेरियल एस्पेक्ट्स है हमारे कल्चर के, दे आर डाइंग. हमने बात शुरू यहीं से की थी, गब्बा, नमदा, लैंग्वेज. तो अब हमने ये पूरा डिस्कस किया, और ये हमारा स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम था कि नॉर्मेटिव और मटेरियल एस्पेक्ट्स कल्चर के मर रहे हैं. कैन देन नॉट वी से दैट इट इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर दैट हैज गॉन हेवायर? आई डू नॉट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन. थिंक अबाउट इट. Can we not say that it is the underlying values that need to be resuscitated? Only then the normative and the material aspects can be protected. Again, I'm not going to answer. You think about it. And if our answer is affirmative, yes, to protect normative and material aspects, we need to resuscitate underlying values. So in order to resuscitate the underlying values, we need to understand how values in a society are protected at all, how they are inculcated at the very first place. Do we not have to say that? And once we recognize that how these values are protected, how these values are inculcated, would we not recognize what institutions existed in the past that protected the values? And would then we not say that we would have to strengthen such institutions so that we give protection to material and normative values, normative aspects of culture? So would we not say then the strengthening of such institution would be must for protecting material and normative culture? I am not answering these questions. I want you to think about these questions and come up with answers to your own self, not me. So if we sum up our entire discussion, we discussed 3 aspects of culture. But let's divide them into 2 aspects now. Material and non-material. Cognitive and normative aspects are non-material. Material dimension is physical वाला dimension. अब इसको मैंने ऐसे अब क्यों तोड़ा? बिकॉज आई वॉन्ट टू एड्रेस वन स्मॉल पॉइंट टूवर्ड्स द एंड जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड यू वुड बी लाइक ओ दिस वाज इंटरेस्टिंग. ये बड़ा अच्छा था. तो अब हमने इनको क्या किया, मटेरियल और नॉन मटेरियल में डिवाइड किया. अगर आप देखें जो साइंसेस हैं, साइंसेस तरक्की जब करती हैं तो कौन सा वाला कल्चर ज़्यादा इफेक्ट होता है? मटेरियल कल्चर ज़्यादा इफेक्ट होता है. सड़कें बनती है, पुल बनते हैं, कपड़े डिफरेंट हो जाते हैं, चश्मे डिफरेंट हो जाते हैं, फ़ोन डिफरेंट हो जाते हैं, कुकिंग गैस डिफरेंट हो जाती है, चूल्हा डिफरेंट हो जाता है, मटेरियल एस्पेक्ट्स चेंज होते हैं. इसीलिए मैं ये वाला डिवीज़न करना चाह रहा हूँ अब. तो मटेरियल एस्पेक्ट चेंज हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो रही है जब साइंस डेवलप हो रहा है. नाउ कैन वी से दैट पिछले 200 साल में एटलीस्ट साइंस ने विद इन डेकेड 2 डेकेड्स बिल्कुल ही रंग बदल दिया है सोसाइटी का, मटेरियल एस्पेक्ट का. देखिए हमारे सामने ही इंटरनेट केम इनटू एग्जिस्टेंस. हम में से काफ़ी सारे होंगे जिनके बचपन में इंटरनेट नहीं था. हमारे सामने ही 2G, 3G, 4G, 5G ये सब आ गए.
और इसने रेवोल्यूशनाइज किया है. यू वुड बी रिमेम्बरिंग जब वो 3 MB का गाना डाउनलोड करने के लिए UC ब्राउज़र पे लगाना पड़ता था और फिर ब्लूटूथ से शेयर करते थे एक दूसरे के साथ. लेकिन आज इट हैज़ चेंज द वे वी एक्सेस इंफॉर्मेशन. ये लाइव रूम्स, बिग डेटा का डेवलप होना, ये तमाम चीज़ है इसी ने पॉसिबल की कि डेटा बड़े तेज़ फ्लो हो रहा है. तो अब ऐसे ही इसको गाड़ियों पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हर चीज़ पे. मैंने सिर्फ IT का एग्जांपल लिया क्योंकि बड़ा क्लोज है, हमारे पास है, नज़दीक का है. सो व्हाट वी आर सेइंग राइट नाउ इज नॉन मटीरियल एस्पेक्ट वहीं पे है या थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. मटीरियल एस्पेक्ट कंप्लीटली चेंज हो रहा है. वी हैव सीन इन आवर डिस्कशन कि सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए या फिर कल्चर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसके मटेरियल और नॉन मटेरियल डायमेंशन मस्ट वर्क टुगेदर. इफ दे मस्ट वर्क टुगेदर बट दे आरंट वर्किंग टुगेदर, तया कुछ तो गड़बड़ होगा. When the material or technological dimension is changing rapidly, the non-material aspects can in such circumstances lag behind. That means the values and the norms of the society would be lagging behind. अब इसकी बहुत सारी मिसालें हैं आपकी सोसाइटी में. नॉर्म्स में जेंडर बिहेवियर कोई चीज़ होती है कि मर्द लड़कियों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, ये कल्चर में होता है. ठीक, अब उसको चेंज कर दिया ना स्नैपचैट ने, व्हाट्सएप ने. अब आप रात की 11 बजे एक लड़की एक लड़के से एंड वाइस वर्सा बात कर सकती है. ये पहले पॉसिबल नहीं था. तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है. नॉर्म्स अभी इसको मना करती हैं, इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है. तो ये जो सिचुएशन होगी, दिस इज ए कल्चरल लैग व्हेन नॉन मटीरियल डायमेंशंस आर अनएबल टू मैच विद द एडवांसेस ऑफ टेक्नोलॉजी. व्हाट डज दैट डू इन योर सोसाइटी? ये अनदर एस्पेक्ट ऑफ ये है सोशल टर्मोइल. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हेन ए गर्ल फ्रॉम से मॉडर्न वर्ल्ड में, जिसको प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहेंगे, she does something which the society previously would not have accepted. So say for example she's not wearing a headscarf, or she has joined Hollywood, or she is doing any such act जो society में taboo है, and she puts that picture on her social media. That picture she understands कि इसके नीचे wow, good, beautiful ये आएगा. एंड ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट हैपन्स जब कैलिफोर्निया में बैठ के, लॉस एंजल्स में बैठ के वहाँ की कोई मॉडल कोई अपडेट करती है, वैसा ही होता है. लेकिन ये जो फिल्म श्रीनगर है वो यही हरकत कर रही है. व्हाई इज द रिजल्ट डिफरेंट? द रिजल्ट इज डिफरेंट बिकॉज दैट पिक्चर इज नाउ सीन बाय समवन हु इज लिविंग इन से रामबन और पहलगाम और सोपोर और हंदवारा. नाउ दीज कल्चर्स आर हैविंग, ये सिचुएशन कल्चरल लैग की है कि सामने फोटो मॉडर्न टेक का है, नया है, न्यू है, ये चीज़ मेरे सामने आती ही नहीं थी कभी, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने इस चीज़ को मेरे सामने रख दिया. लेकिन मेरी जो नॉर्म्स हैं वो इस चीज़ पे क्या रिएक्शन करती हैं कि माँ बाप की गलती है इसकी. ठीक, मेरे नॉर्म में इस पे रिएक्शन ये है. So what are the comments under the photograph? So those comments, maybe they reflect intolerance, they reflect more the cultural lag in the society. So that's the alternate way of looking at it. All it does is it opens up one more horizon of understanding these things. We'll stop here. Next time we'll meet, we'll inshallah see socialization.